Hello guys, welcome to UAV and this is lecture 7 of our quick revision series and today we will start with John Stuart Mill. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी 6 लेक्चर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल और जिसमें हमने आपका मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक सब कवर कर लिया है। तो आप लोग मेरी प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ डू वॉच इट गाइज एंड शेयर योर व्यूज़। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल जिन्हें हम बोलते हैं। तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो देखिए इनका टाइम पीरियड जो है वो है हमारा, एक सेकेंड गाइज, पेन को कर लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है, तो टाइम पीरियड इनका हम देखते हैं, ये है 1806 से 1873। ओके, तो इनके साथ एक बहुत फेमस एसोसिएटेड कोट है जिसे हम बोलते हैं कि भाई इफ़ देयर इज़ एनी वन हु इज़ लिबरल इट इज़ मिल। अब ये देखिए, ये क्यों बोला जा रहा है कि भाई ये कोई भी जो मतलब लिबरल है वो मिल है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने इनसे पहले पढ़ा था जॉन लॉक, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म। फादर ऑफ लिबरलिज्म उन्हें भी ऐसा क्यों बोला गया कि भाई जब उनसे पहले आए थॉमस हॉब्स, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए, जैसे उन्होंने कहा कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने जब अपना जस्टिफिकेशन दिया, तो उसके बाद जब लॉक आए तो लॉक ने क्या किया, थोड़ा और मतलब एड ऑन किया। उन्होंने कहा भाई राइट टू प्रॉपर्टी तो है, लाइफ एंड लिबर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हुआ क्या कि भाई इसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म तो बोला गया, लेकिन अब जब मिल आए ना तो उन्होंने मिल ने क्या किया कि भाई एक होता है, देखो एक होता है लाइफ, ठीक है, एक होता है गुड लाइफ। अब गुड लाइफ में बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, देखो एक लिबर्टी है। अब लिबर्टी में भी बहुत टाइप की लिबर्टी होती हैं। तो मिल ने क्या किया, मिल ने देखो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी की बात की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की, फ्रीडम ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात की। और हम देख रहे हैं कि भाई ये 18 मतलब ये 19 सेंचुरी के जो स्कॉलर हैं, ये अब उनके जो ये थॉट्स हैं, ठीक है, जो इनके आइडियाज़ हैं, वो आज हम अपने मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के बड़े बड़े, जिसमें ये जो फीचर्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल्स माने जाते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे आर्टिकल 19 हम देखते हैं, तो वही चीज़ है। अब देखिए जैसे हमने इंग्लैंड, जो ब्रिटेन हमारे इधर मतलब शासन करके गए हैं इतने साल, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है। अब ये देखिए ये भी लंदन में बॉन्ड हुए। अब तो इनकी थ्योरीज भी मतलब वहाँ पे दी गई हैं और इन्होंने मतलब इनका इम्पैक्ट जो है वहाँ पे भी पड़ा है। तो उसके बाद फिर हमारा जो जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इंडिया पर हम देख रहे हैं। अब देखिए, देखो जल्दी जल्दी हम देखते हैं, इसे क्विक रिवीजन सीरीज़ है गाइस। तो मैं हर टाइम डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ कि भाई इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ। मैं बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रिस्प वे में यहाँ पे आपको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। छोटे छोटे मैंने शॉर्ट्स में नोट्स बना रखे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ, ठीक है, और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। तो आप इसे आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट, मतलब ये PSI और ऑप्शनल, तो आप इसे एज ए कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट वंस, तो आप इसे एज अ रिवीजन पर्पस भी मतलब देख सकते हैं इस सीरीज़ को। तो ठीक है, देखिए ये लंदन में पैदा हुए, इन्होंने अपने फादर से मतलब लर्निंग ली है, जिन्हें हम जेम्स मिल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने सोक्रेटिस और प्लेटो को ही पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो उनके व्यूज़ हैं वो इनकी थ्योरीज़ में हम देखेंगे कि भाई कैसे निकल के आ रहे हैं। और ये अपने आप को डिसाइपल मानते हैं बेंथम का। बेंथम कौन है? बेंथम है जेम्स मिल के फ्रेंड। फ्रेंड बोल लो या फिर भाई बोल लो। तो कहा जाता है कि भाई ये जो जेरेमी मतलब बेंथम है, वो जो हैं इनके JS मिल के अंकल हैं, ठीक है। अब देखिए फेमस वर्क्स जो हैं JS मिल से एसोसिएटेड, वो हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जहाँ पर इन्होंने यूटिलिटी ऑफ मतलब मैन की जो बात की है, लिबर्टी पे इन्होंने चर्चा की है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर इन्होंने बात की है कि भाई डेमोक्रेसी की जो मतलब ये सपोर्टर रहे, तो डेमोक्रेसी की जो है वो नीड क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की इन्होंने बात की है कि भाई वुमेन का जो मतलब थोड़ा फेमिनिस्ट वाला जो अप्रोच है वो इनके पास इनके थ्योरीज़ में दिखा है। तो इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की इन्होंने बात की है, ठीक है।
अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म को हम बोलते हैं कि भाई ये कॉमन मैन्स फिलोसफी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए, तो इसलिए वह कॉमन मैन को ही मतलब बहुत आसानी से समझ आ जाती है। ऐसा क्यों? देखो, क्या उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैन जो है ना, वो उसके पास दो ही मतलब जो इमोशंस हैं जिससे वो ड्रिवन होता है। जैसे हमने थॉमस हॉब्स के केस में भी देखा था, उन्होंने जब हमें रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड बताया था, ठीक है, तो जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि मैन जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, पार्टिकल मोशन हो रहा है, तो हमें दो इमोशन जनरेट हो रहे हैं। एक मतलब है ना इंक्लिनेशन है और एक अवर्जन है। तो इंक्लिनेशन हो रहा है उसका टुवर्ड्स प्लेजर और अवर्जन हो रहा है अवे फ्रॉम पेन। तो यहाँ पे भी आप देखो थॉमस हॉब्स को भी इन्होंने मतलब रीड किया है कहीं ना कहीं, तो वो इम्पैक्ट है। अब देखिए, इन्होंने भी ये बोला कि भाई आदमी का ना दो ही यार्ड स्टिक्स हैं ह्यूमन एक्शंस के, एक है प्लेजर, एक है पेन। या तो वो प्लेजर की तरफ जाएगा या फिर पेन से वो दूर भागता है। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉब्स एंड लॉक फिलोसफी ऑफ यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन। अब जेरेमी बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म को एक मतलब एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए यूटिलिटेरियनिज्म को, इसलिए इन्हें मतलब फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी बोला जाता है जेरेमी बेंथम को। अब देखो, इन्होंने क्या बोला जेरेमी बेंथम ने कि भाई मैन शुड डू वॉट गिव्स इन प्लेजर। ठीक है, मैन को वही करना है जो उसे प्लेजर दे रहा है। भाई भले ही मतलब जैसे ये ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मतलब इनका है फेवर करते हैं कि भाई आदमी को अगर घर चाहिए तो ठीक है, और गाड़ी चाहिए तो अच्छी बात है, खाना चाहिए बहुत अच्छी बात है, स्लीप प्लेजर दे रही है तो अच्छी बात है, फिजिकल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, ये सबके मतलब फेवर में है। तो उसने भाई जो प्लेजर दे रहा है आप वो करो। आपको पोइट्री प्लेजर दे रही है आप वो करो, आपको आर्ट प्लेजर दे रही है आप वो करो, आपको भाई छोटा सा कोई गेम खेल रहे हो आपको वो प्लेजर दे रहा है आप वो करिए। अवॉइड पेन, मतलब आपको पेन अगर छोटा सी भी कोई चीज़ दे रही है उससे आप दूर रहिए। ठीक है, इनका एक मतलब फेमस कोट है जो हम देखते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा नंबर में क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा जो आपको मिल रही है, जो हैप्पीनेस दे रही है, वही सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट मानी जाएगी एक तरीके से। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे ज़्यादा नंबर में होगी, क्वांटिटी में होंगी, वही हम कंसिडर करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इससे ही आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि देखो हैप्पीनेस जो है वो, अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ से हम इनके पहले पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे भाई मिल ने इन्हें कैसे एक डिसाइपल होते हुए भी कैसे रिफॉर्म किया है इनके पॉइंट्स को। देखिए, हैप्पीनेस जो है वो इन्होंने कहा भाई प्लेजर है। इन्होंने कहा प्लेजर जो है वो इम्प्लाई करती है कि भाई प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट से थोड़ा सा आपको वर्ड लग रहा हो कि भाई लाभ यहाँ पे कैसे आ गए, तो हाँ, इन्होंने इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन भी दी है अपनी, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन। इसमें ये कहते हैं कि भाई आदमी को जो अगर स्टेट है तो वो इतना मतलब लिबर्टी देनी है कि भाई इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट क्लास है, अब कैपिटलिस्ट क्लास को उन्होंने कहा भाई आप अपने हिसाब से काम करिए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको प्लेजर भी ज़्यादा चाहिए, आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो आपके पास प्लेजर भी ज़्यादा मतलब आपको फील होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई लेज़र फेयर जो पॉलिसी होती है, कि भाई लेज़र फेयर का मतलब होता है कि भाई इंटरवेंशन नहीं करेगा जो स्टेट है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई प्लेजर भी आपके पास मतलब ज़्यादा होगा, तो जो प्लेजर आपको मिलेगा तो आपको हैप्पीनेस ज़्यादा मिलेगी। तो उसने कहा भाई जो हैप्पीनेस आपको चाहिए तो आप उसके लिए करिए, मतलब सपोर्ट है लेज़र फेयर पॉलिसी का। अब देखते हैं कि भाई ये बेंथम के हिसाब से प्लेजर जो है मटेरियलिस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ। हो सकता है कि भाई क्वालिटी में, अब देखिए सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। जैसे हमने प्लेटो पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई सोफिस्ट के बारे में ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा था। अब सोक्रेटिस देखिए इतना मतलब ज़्यादा ज्ञानी आदमी थे, तो उनका कहना था कि भाई क्या होना चाहिए, आइडिया जो है वो रियल होता है, डायलेक्टिक्स उन्होंने बताया कि भाई कैसे गुड लाइफ आदमी पहचान सकता है। तो इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बाद आदमी को मतलब सोल को सेटिस्फाई कराना, वो एक होता है क्वालिटी वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब क्वांटिटी में सोफिस्ट हमने पढ़ा कि भाई जो मटेरियलिस्टिक है, उन्होंने कहा भाई यही है, व्हाट इज़ पे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई पैसा ही सब कुछ है, उन्होंने कहा मनी, पैसा कमाना है हमें, तो भाई हम तो जो आदमी सुनना चाहता है वही बताएंगे लोगों को। ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई प्लेजर इज़ क्वांटिटेटिव, देखा, क्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी यहाँ पर जेरेमी बेंथम में। जेरेमी बेंथम ने एक प्रपोज किया फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस मतलब कोई ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है कि भाई हैप्पीनेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखिए, एक कोट है, पुष्पन इज़ गुड एज पोइट्री। मतलब सिंपल सी बात है, देखो पुष्पन मतलब वो है कि जो जैसे हम लोग अभी भी कोई अमेज़ोन से कोई भी मतलब पार्सल मंगाते हैं,
मतलब कोई हमने टॉय मंगाया या फिर कोई ऐसा ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट मंगाया जो ब्रेक होने का मतलब थोड़ा सा उसमें है, तो फ्रेजाइल है बहुत, तो उसमें क्या है कि एक पॉलीथीन देते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह, जिसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि भाई मतलब बचपन में देखा होगा कि भाई वो पॉलीथीन्स आ रही हैं हमारे इधर, कोई टॉय आया कुछ आया, तो बस ये है कि भाई वही बबल्स कोई फोड़ने में लगे हुए हैं। जितने सारे बबल्स हैं जब तक वो फोड़ ना लें उन्हें पूरे, तब तक तसल्ली नहीं होती है, और उसमें भी हैप्पीनेस है। तो उन्होंने कहा भाई देखो वो भी एक हैप्पीनेस है, और वो इसे इक्वेट कर रहे हैं कि भाई हो सकता है किसी को कवि मतलब कोई कवि है उसे मतलब कवि जो पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो भाई वो कह रहे हैं वो भी एक हैप्पीनेस है। तो उन्हें उससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये पुष्पिन अगर हैप्पीनेस दे रही है तो पोएट्री भी हैप्पीनेस दे रही है। उन्होंने पुष्पिन इज गुड एज पोएट्री। तो समझ रहे हैं आप जेरेमी बेंथम को। तो क्रिटिसाइज़ किया गया है इन्हें कार्लाइल के द्वारा। एक कार्लाइल मतलब एक थिंकर हैं, ह्यूमैनिटेरियन थिंकर हैं, जिन्होंने मतलब बोला है कि भाई यूटिलिटेरियन जो फ़िलासफ़ी है ना, जेरेमी बेंथम ने जो दी है वो पिग्स फ़िलासफ़ी है। पिग्स फ़िलासफ़ी का मतलब ये नहीं कि भाई पिग की फ़िलासफ़ी, पिग्स का फ़िलासफ़ी का मतलब ये है कि भाई जो पिग होता है ना, उसे उस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई उसकी आसपास की एनवायरनमेंट कंडीशन कैसी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो डर्ट में है, वो क्या खा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बस उसे मतलब है आँख बंद करके वो अपना बस खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो गंदी चीज़ खा रहा है, अच्छी चीज़ खा रहा है, उसे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ उसे मतलब है कि भाई वो जो खा रहा है उसे उससे हैप्पीनेस मिल रही है और वो खुश है। ठीक है ना, पिग्स फिलोसफी है वो। मगर सेटिस्फैक्शन ऑफ एपेटाइट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। अब ये वाले लाइन का मतलब क्या है कि भाई एक तो उन्होंने कहा भाई कैपिटलिस्ट क्लास को, उन्होंने कहा भाई आप प्रॉफिट जनरेट करना है आपको, करिए आप, क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए, ठीक है आप प्रॉफिट और जनरेट करिए। अब प्रॉफिट तो आप जनरेट कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भाई जो आपका वर्कर है आप उसे भी तो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो ये कार्लाइल है ना, उन्होंने बोला है कि भाई जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर का वो बहुत तगड़े से जस्टिफिकेशन मतलब दे रहे हैं जेरेमी बेंथम। अब देखते हैं कि भाई मिल ने कैसे रिवाइज किया है यूटिलिटेरियनिज्म को। देखो इन्हें कहा है भाई प्लेजर इज़ नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव नहीं है सिर्फ आप बोल रहे हो कि भाई नहीं ज़्यादा नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, नहीं नहीं नहीं, उन्हें भाई क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, प्लेजर जो है वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडी, कि भाई आदमी को बॉडी में, अब मान लो सिंपल सी बात है, बॉडी में पेन है भाई, मसाज करा ली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो बॉडी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बॉडी को जो अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है प्लेजर दे रही हैं बॉडी को। लेकिन जो उसकी आत्मा अंदर की जो सोल है भाई, उसका सेटिस्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखने वाला पॉइंट क्या है कि भाई प्लेजर इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस था जेरेमी बेंथम के केस में। उन्होंने कहा भाई प्लेजर इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस जेएस जॉन स्टुअर्ट मिल के केस में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं गाइस, देखो हैप्पीनेस इज सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल क्या है, कैसे भी आ सकता है, प्यार से भी आ सकता है, किसी को प्यार दे रहे हो, लव दे रहे हो भाई, आउट ऑफ मतलब सेल्फलेस लव है आपका, आपने किसी को भाई कुछ डोनेट कर दिया, कुछ गरीब को खाना खिला दिया, किसी को कुछ पैसे दे दिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से मन जो आपका खुश होता है। सेक्रीफाइस कर रहे हो, त्याग मतलब बहुत बड़ा एक वो माना जाता है कि भाई हमने त्याग कर दिया तो बहुत एक सोल को बिल्कुल मोक्ष मिल गया एक तरीके से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई आदमी जो है ना, एक तो हैप्पीनेस और प्लेजर तो डिफरेंस है ही, उन्होंने कहा भाई आदमी की जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंस है, रीज़न है एपेटाइट है। तो ये कहीं ना कहीं वो हॉब्स वाला और जो थोड़ा सोक्रेटिस और प्लेटो वाला जो रीडिंग्स हैं वो हेल्प कर रही हैं कि भाई रीज़न, करेज और एपेटाइट, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो भाई रीज़न तो है आदमी में, एपेटाइट भी है। तो उन्होंने कहा भाई मैन ऑफ एपेटाइट होते हैं कुछ, मैन ऑफ रीज़न होते हैं, जैसे हमने प्लेटो के केस में पढ़ा था। ठीक है ना, ये एपेटाइट वाले हो गए कॉपर, मैन ऑफ कॉपर, और रीज़न वाले हो गए मैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने कहा, इनका कहना है कि भाई इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा भाई मतलब आप सॉक्रेटिस हैं, आपका सोल का सेटिस्फेक्शन जो क्वालिटी वाला मतलब आप सेटिस्फेक्शन है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो वो ज़्यादा मतलब रहेगा कि भाई उसका मैनिफेस्टेशन मतलब वो ज़्यादा मतलब अपीलिंग होगा, जस्टिफाई होगा, ना कि भाई एक बेवकूफ़ आदमी वो मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई है, एक मतलब उसके पास पैसा नहीं है, उसने बहुत लोन पे घर ले लिया
या फिर मतलब खाने के लिए चाहिए तो बिल्कुल खाए जा रहे हैं, जो मतलब फुल कर लिया, इतना ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वो भी ले ली। तो उन्होंने कहा भाई वो वाला सेटिस्फेक्शन, जो मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन जो आदमी बेवकूफ़ आदमी कर रहा है, तो वो ज़्यादा मतलब वो नहीं है, बेटर नहीं है। बेटर है कि भाई जो आदमी एक सोल को सेटिस्फाई करा रहा है अपने, और वो अगर सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है तो आप वो ज़्यादा बन के रहिए मतलब सोसाइटी में, ठीक है ना। इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाई। अगर आप डिससेटिस्फाई हैं और आप सोल की वजह से डिससेटिस्फाई हैं तो वो अच्छा है, ना कि आप सेटिस्फाई हो गए कि भाई आपने अपनी मेटलिस्टिक चीज़ों को पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी अ मैन सेटिस्फाई देन अ पिग सेटिस्फाई, मतलब मैन डिससेटिस्फाई एंड पिग। तो अब जैसे वो सोक्रेटिस और फूल वाली बात की, जहाँ पे सोक्रेटिस को आपने मैन में कंसिडर कर लिया और फूल को पिग की तरह, बात वही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई रिगार्ड यूटिलिटी एज द हाइएस्ट अपील ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन, ठीक है। हाउएवर इट इज़ यूटिलिटी इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग। अब देखो जेरेमी बेंथम के लिए तो भाई यूटिलिटी एक मतलब जो यूटिलिटेरियनिज्म था वो उनका पर्सपेक्टिव जो था वो एक अलग था। उन्होंने कहा भाई क्वांटिटी यही वही सब देखा जाएगा। अब जे.एस. मिल जो है वो एक यूटिलिटी जो है ना, तो उसका वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइडर सेंस में देख रहे हैं कि भाई आदमी जो है वो एक प्रोग्रेसिव बीइंग है। अगर आपको उसकी यूटिलिटी का मतलब जो यूज़ करना है तो भाई वो बहुत और भी चीज़ें हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। मतलब आप जो भी और भी चीज़ें हैं भाई, लिबर्टी है, अभी तो लिबर्टी से भी सेटिस्फेक्शन मिलना बाकी है। अभी लिबर्टी को कैसे कनेक्ट करता है आदमी, सिर्फ फिजिकल जो मतलब सेटिस्फेक्शन है सिर्फ वही चीज़ नहीं है एक, है ना। तो आगे चल के हम देखते हैं कि भाई कैसे लिबर्टी से कनेक्ट करके उन्होंने बताया कि भाई और भी चीज़ें हैं जो सेटिस्फेक्शन देने वाली है इंसान को। उन्होंने कहा भाई ही हु हैज़ टेस्टेड द टेस्ट ऑफ लिबर्टी वुड नेवर बी प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज इट विथ एनी अदर प्लेजर। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा भाई अगर लिबर्टी का किसी ने टेस्ट कर लिया एक बार तो भाई उसे फिर वो ये भूल जाएगा कि भाई मुझे फिजिकल वाले जो प्लेजर हैं, ठीक है ना, कि भाई अब मुझे ये सामान चाहिए वो चाहिए, या मुझे अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कराना है। मतलब जो जो प्लेजर जो चाहिए, फिजिकल जो प्लेजर था, मतलब बॉडी के लिए जो प्लेजर था, और अब वो सब आप भूल जाओगे। आपको लिबर्टी वाला जो प्लेजर है उसके लिए आप कुछ चीज़ एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं रहोगे। अब देखते हैं, तो देखो मिल जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर के लिए। मैन जो है वो प्रोग्रेसिव बीइंग है। एक तो उनका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई देखो अगर मैन जो है वो एपेटाइट से अभी वो कर रहा है डोमिनेट, लेकिन उसने कहा कि भाई वो प्रोग्रेसिव है। वो मैन एपेटाइट से रीज़न में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई वो अब अभी एपेटाइट वाला बंदा है, अभी उसमें एपेटाइट मतलब डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एपेटाइट ही डोमिनेटेड रहेगा उसके अंदर। उसने कहा भाई वो मैन ऑफ रीज़न में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, मिल वॉज अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। सिंपल सा भाई कि ये स्टूडेंट हैं, जैसे हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्लेटो इज़ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड द ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी है। सॉरी, एरिस्टोटल इज़ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल और क्रिटिक भी हैं प्लेटो के। तो दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई मिल जो है वो ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें अपने मास्टर को डिनाई किया, क्योंकि भाई उन्होंने रिफॉर्म किया ना यूटिलिटेरियनिज्म को एक्चुअल सेंस में, कि भाई क्या है, आप क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी भी है, ठीक है। एट द एंड मिल ends up in destroying the foundation of benthamism। अब benthamism मतलब क्या है भाई, जो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव जो बेंथम ने दिया है तो वही उसकी आइडियोलॉजी है, तो उसी के नाम पर हम benthamism बोलते हैं। जब benthamism को आप पढ़ रहे हो, आप उसी को मतलब आपने स्टडी किया और फिर उसको रिफॉर्म करने के चक्कर में आपने benthamism को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो क्वांटिटी वाला, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन द ग्रेटेस्ट नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपने उस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है मिल ने। अब देखते हैं कि भाई मिल ने लिबर्टी के ऊपर क्या दिया है कॉन्सेप्ट। देखो द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, हैप्पीनेस। इनका हैप्पीनेस जो है ना वो लिबर्टी के बिना नहीं आ सकती है। अब इतनी बड़ी मतलब एक तरीके से बात बोल रहे हैं, इनने कहा भाई एक तो हैप्पीनेस थी कि भाई मतलब उन्होंने बोला कि भाई आपकी हैप्पीनेस थी सोल के लिए, बात कर रहे थे भाई सोल सेटिस्फाई होना चाहिए। अब लिबर्टी को वो ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भाई हैप्पीनेस और लिबर्टी बिल्कुल बराबर है। उन्होंने कहा भाई लिबर्टी आपके पास है तो आप खुश हो। अब लिबर्टी क्या है, प्री कंडीशन है फॉर यूटिलिटी एंड दस हैज़ प्रायोरिटी ओवर यूटिलिटी। यूटिलिटी के ऊपर ही प्रायोरिटी है लिबर्टी की। मतलब आप यूटिलिटी तो बाद में देखिए, उन्होंने कहा लिबर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा भाई लिबर्टी जो है मिल के हिसाब से लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो लॉक ने जब मतलब कॉन्सेप्ट दिया तो भाई लिबर्टी के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। उसने बोला था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा मतलब फोकस रहा है,
लॉक का। तो जॉन लॉक मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा बोलते गए कि भाई प्रॉपर्टी नहीं लेना है, आदमी की प्रॉपर्टी से बहुत दूर रहना है, भाई वो उसका पोजीशन है, भाई उसने लेबर किया हुआ है अपना, उसकी पर्सनैलिटी है वो, है ना, प्रॉपर्टी आप उसे नहीं छीन सकते हो, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है आदमी के ऊपर कि भाई वो सरकार को पे बैक करे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी लॉक में, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल बिकॉज नो ग्रेट थिंग्स कैन बी अचीव बाय स्मॉल मैन। अब देखिए कोई स्टेट है, ठीक है, अब लोग हैं उसमें, अब आप उनके लोगों को ना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं काम करने से। अब मान लीजिए कैपिटलिस्ट क्लास ही है, आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं बनाने दे रहे हैं भाई, प्रोडक्शन नहीं करने दे रहे हैं, या लेज़र फेयर की पॉलिसी कहीं ना कहीं नहीं अपना रहे हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो आपको कम करना होगा, मतलब और जैसे और भी पर्सनल स्पेस में अगर पर्सनल स्फेयर में बात की जाए लोगों की, तो भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली लिबर्टी हो गई, एसोसिएशन वाली लिबर्टी हो गई, मूवमेंट वाली लिबर्टी हो गई, रिलीजियस फ्रीडम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आदमी की। अगर आप इन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो भाई आप एक मतलब हो सकता है आप इकोनॉमिकली तो ग्रो कर जाओ कि चलो ठीक है भाई, आपने कैपिटलिस्ट को पावर दे दी कि भाई आप करो अपना काम, प्रॉफिट आप जनरेट करो, प्लेजर लो, वो करो। तो आप हो सकता है कि मतलब जो वर्ल्ड में अपनी पोजीशन जो है बहुत अच्छी बना लो, जस्ट लाइक चाइना, कि भाई चाइना इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन वो ग्रेट नहीं है। आप इकोनॉमिकली तो रिच हो सकते हो, मतलब ठीक है, स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन ग्रेट नेशन बनने के लिए आपको लोगों की लिबर्टी को बहुत प्रायर रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आप इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके, उनको ड्वार्फ करके, है ना, मतलब छोटे करके आप वो नहीं कर सकते कि आप बड़ी चीज़ें अचीव कर लो, है ना। इस कोड का मतलब ये है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई नो नॉट गिविंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू इट्स पीपल। जैसे कि भाई चाइना का जो एग्जांपल मैंने दिया, चाइना क्या है, वो एक गोल्डन केज है, सिंपल सी बात। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है जो इसमें लिबर्टी वाले में, तो एक जो जेस मिल है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हार्म प्रिंसिपल वाला, ठीक है। देखो हार्म प्रिंसिपल में क्या है, इन्होंने कहा भाई मिल ने ह्यूमन के एक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है सेल्फ रिगार्डिंग और एक है अदर्स रिगार्डिंग। देखो सेल्फ रिगार्डिंग में क्या है, उन्हें भले कि एक आदमी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरों को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी एक फार्मर है, ये भाई उसका लैंड है, उसने यहाँ पर फसल उगाई, फिर उसने मतलब उसका जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ वो पकाया और खा लिया, सिंपल सी एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर मतलब वो ऐसा काम कर रहा है कि भाई वो दूसरों से, जो दूसरे बीइंग हैं, उनको कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे काम में, मतलब ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो लोग अकेला मतलब अपना सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे बेस्ड हैं। भाई ऐसी चीज़ में ना स्टेट का इंटरवेंशन उन्होंने कहा कि भाई नहीं होना चाहिए, स्टेट इंटरवेंशन की नीड नहीं है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भाई एक आदमी है, अब भाई वो इलीगल ना वेपन बनाता है, ठीक है, इलीगल वेपन बनाता है। इलीगल वेपन बना के क्या करता है, सप्लाई भी कर रहा है लोगों को सप्लाई कर रहा है। अब भाई जो बदमाश लोग हैं, क्रिमिनल मतलब मेंटलिटी वाले लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं भाई, मर रहे हैं, किसी एक को मार दिया, क्राइम कर दिया, किसी इनोसेंट को मार दिया। तो भाई इस बंदे ने जो काम किया, जो इसकी मतलब जो भी ये काम कर रहा है, इससे दूसरों को हार्म हो रहा है ना। तो ये हार्म प्रिंसिपल क्या है, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग में दूसरों को हार्म नहीं हो रहा है, और एक बंदा जो ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरों को हार्म हो रहा है। तो उसने कहा भाई यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। उसने कहा भाई इससे हमें रोकना है कि भाई ये लीगल काम है, इसे आपको नहीं बनाना है, ना ही सप्लाई करना है, इससे पनिश भी करना है। तो यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन हो जाता है ज़रूरी, ठीक है गाइस। तो एक हो गया सेल्फ रिगार्डिंग और एक हो गया अदर्स रिगार्डिंग। तो सेल्फ रिगार्डिंग में हमने देखा भाई नो इंटरवेंशन बाय स्टेट ना, मैन के पास क्या है, एब्सोल्यूट लिबर्टी है भाई, वो अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार मस्त बढ़िया अच्छी तरह खाए पिए रहे, दूसरों को हार्म ना करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स रिगार्डिंग में हो गया कि भाई स्टेट को इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैंने देख लिया कि भाई क्यों ज़रूरत है, जब ऐसा कुछ होगा कि भाई दूसरों के जो लिबर्टी है या लाइफ है उस चीज़ पे इम्पैक्ट होगा, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट को इंटरवेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो यहाँ पर मतलब बात हो रही है कि भाई एक तो सेल्फ रिगार्डिंग जब उन्होंने एक जो प्रिंसिपल है वो दिया, जब उस चीज़ को स्टडी किया तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो हमने एब्सोल्यूट लिबर्टी दे दी आदमी को। अब क्या भरोसा भाई ये आदमी के जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है कभी ऐसे कन्वर्ट हो जाए कि भाई वो अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में मतलब तब्दील हो गए, जहाँ पे लोगों को हार्म होने लगे। जब लोगों की मतलब लिबर्टी या लाइफ हार्म होने लगेगी बाद में, तो फिर वो कहेगा कि भाई अब तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। तो जब उन्होंने कहा भाई ऐसा जब होने लगा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे स्टेट को मतलब इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग, फिर यहाँ पे आ गया अदर्स रिगार्डिंग, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तो देखते हैं कि भाई एक अर्नेस्ट बारकर जो एक मतलब स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने मिल को क्या है क्रिटिसाइज़ किया है, ये बोलते हुए कि भाई मिल जो है वो इनकंसिस्टेंट थिंकर हैं, और उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो मतलब एम्प्टी लिबर्टी है। जो लिबर्टी पर उनके व्यूज़ हैं, उन्होंने बोला है मिल को कि भाई प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है ये बंदा। बारकर क्या है, वो पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब जो स्टेट का इंटरवेंशन है ना होना चाहिए जो, वो इसे सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। तो अब जाहिर बात है कि अब वो उस हिसाब से बात करेंगे। तो बारकर इज़ अ पॉजिटिव लिबरल। नेगेटिव लिबर्टी वो कह रहे हैं कि भाई वो इंडिफेंसिबल है, अगर वो इतना ज़्यादा मतलब उसे डिफेंड नहीं कर सकता है कि भाई जो मिल है ना वो खुद भी डिफेंड नहीं कर पाए नेगेटिव लिबर्टी को। उन्हें कहा भाई एब्सोल्यूट लिबर्टी अब आप आदमी को दे दोगे, इंटरवेंशन नहीं कराओगे सरकार का, तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो नेगेटिव लिबर्टी वो इंडिफेंसिबल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा भाई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है वो कब अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कोई मतलब एक लाइन नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ पता करना भी मतलब बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। अब हम देखते हैं कि भाई मिल जो है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं। तो देखो उन्होंने कहा भाई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट माना गया है। लिबर्टी जैसे हम बात करते हैं भाई फ्रीडम की, हमने बात कर ली लिबर्टी की, अब हम देख रहे हैं भाई उसके अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। तो मिल सपोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो मिल ने क्या है, डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट किया, अभी हम देखेंगे आगे। जब डेमोक्रेसी को मिल ने सपोर्ट किया है तो भाई जब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल मतलब भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन जो है पर्पस होता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले पा रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से बोल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, एसोसिएशन बना पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डेमोक्रेसी में। तो उन्होंने कहा भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो डेमोक्रेसी अगर आपको बनानी है, डेमोक्रेटिक एक आपको स्टेट बनानी, तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब देखो सोक्रेटिस को पढ़ा था मिलने, तो उनका कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है, तो ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कि क्यों ज़रूरी है। तो देखो सोक्रेटिस ने बोला कि भाई डायलेक्टिक्स मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन विद इन, मतलब आप डेलिब्रेशन कर रहे हो, एक दूसरे से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो। सोक्रेटिस का कहना था कि भाई आपको गुड नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए गुड लाइफ की। तो जब आपको गुड लाइफ की नॉलेज है वो कैसे करोगे ना, भाई डायलेक्टिक्स करोगे आप अपने अंदर, जैसे प्लेटो ने किया। तो जब वो ये कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सच जानना है, आपको लाइफ के बारे में जानना है कि भाई अच्छी लाइफ क्या होती है, सच क्या है ज़िंदगी का, तो आपको डेलिब्रेशन मतलब ये डायलेक्टिक्स का जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से वो जस्टिफाई कर रहे हैं मिल की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टू डायलेक्टिक्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड टू मूव टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ आपको मूव करना है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायलेक्टिक्स। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जस्टिफाई किया गया है। अब ये कह रहे हैं भाई पर्पस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफेंड करने का। देखो एक तो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, गिफ्ट है गॉड का, गॉड ने गिफ्ट दिया है कि भाई कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ और आगे बढ़ना है। विदाउट स्पीच आप कोई भी स्पीशीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। क्या ये एक ह्यूमन कंडीशन है, जैसे मतलब जो हम नेचुरल राइट की बात करते हैं कि भाई कुछ एसेंशियल जो नेचुरल राइट हैं आदमी के, लाइफ हो गया या फिर जो भी चीज़ें हो गई जो राइट हो गया, तो ये जो है ना एक ह्यूमन कंडीशन है स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली। जो डेलिब्रेशन जो है वो एक पब्लिक स्फेयर का मतलब कंडीशन जो है वो क्रिएट करता है। अब देखते हैं कि भाई इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर बेटर आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज़। अब आर्टिकुलेशन ऑफ आइडिया आपको करना है तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इतने सारे लोग हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं, जब वो बोलेंगे बात करेंगे तो किसी का एक कट होगा, किसी का आएगा सही, तो एक एक निष्कर्ष जो है वो एक बहुत अच्छा निकलेगा। तो
तो उसका आर्टिकुलेशन मतलब जो आइडिया है, सबके इतने सारे आइडिया हैं तो उसका एक आर्टिकुलेशन हुआ ना बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन से, तो इस चीज़ की बात हो रही है। अब देख लेते हैं गाइस यहाँ पर व्यूज़ जो हैं डेमोक्रेसी के ऊपर क्या रहे हैं इनके, जॉन स्टुअर्ट मिल के। ठीक है, छोटा सा मुझे लग रहा है थोड़ी देर का और बचा हुआ है, 30 मिनट्स अप्रॉक्स होने वाले हैं, तो 5-10 मिनट्स और, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम सेकंड पार्ट में जाएं, इसके इसी पार्ट में से ख़त्म कर देंगे। तो देखो, व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि हम देखो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई रूल ऑफ क्या, पीपल, रूल ऑफ पीपल होता है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि भाई रूल ऑफ पीपल। अब रूल ऑफ पीपल में ये नहीं है कि भाई मेजॉरिटी, अगर आपने इलेक्शन कराया, आपने देखा भाई ABCDEF, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कहा भाई ये कैंडिडेट हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने चुना इस कैंडिडेट को भाई, तो अब इनकी चलेगी, क्योंकि इन्हें इसकी आदमी की जो है इस वाले रिप्रेजेंटेटिव की पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही थी, अब ये रूल करेगा सब पे। तो FGHI हो सकता है 3-4 लोग और बच रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं रूल ऑफ पीपल में। या हो सकता है कि भाई इतने सारे लोगों ने इन्हें चुना, अब एक आदमी रह गया तो इसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो ये कह रहे हैं, ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इस रूल से हट के, इलेक्शन प्रोसेस से हट के भी और सारी चीज़ें। हमने कहा भाई एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, एक ह्यूमन डिग्निटी है। अब देखो कहीं कहीं पे अलग टाइप का रूल चल रहा है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे मोनार्की है, ठीक है, अलग अलग टाइप का कम्युनिस्ट, मतलब कहीं पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे नहीं हो रही है डेमोक्रेसी फॉलो, अभी भी हम देखें अगर तो ये कहना है कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो एक ह्यूमन डिग्निटी है। अगर डेमोक्रेसी मतलब आपके देश में, स्टेट में एक डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है तो लोगों के पास डेमोक्रेसी में रहने का बहुत सारा फ़ायदा होता है भाई। वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हैं, राइट को भाई, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, तो बहुत सारे फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम हो गया है ना, राइट टू मतलब जो आपका एजुकेशन वाला हो गया, जिसमें आप स्टेट का इंस्टीट्यूशन बनाते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब डेमोक्रेसी के अंदर मतलब जो फीचर्स हैं आते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी वाली बात आ जाती है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस है, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट आइडियाज़ हैं, तो ये सब जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने कहा भाई एसेंस जो है डेमोक्रेसी का वो है ह्यूमन डिग्निटी। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट नंबर, सिर्फ नंबर का गेम नहीं है वो, कि भाई आपने इतने सारे लोगों में से मतलब 10-100 लोगों में से 80 लोगों ने मतलब एक आदमी को चुन लिया है, रिप्रेजेंटेटिव को, एक पार्टी को, उन्होंने कहा भाई अब तुम रूल करो, जो 20 बच रहे हैं उन्हें भी अपने पॉलिसी को फॉलो करवाओ, 80 को तो भाई उनका तो है ही एक्सप्लिसिट कंसेंट, है ना, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट हु हैज़ राइट आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा भाई ये डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई राइट आर्ग्यूमेंट क्या है। जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उन्होंने कहा भाई 10 लोग हैं, अब आपने कोई मतलब वोटिंग कराई, या फिर आपने कुछ सब लोगों से उनके आइडियाज़ के बारे में पूछा, उन्होंने कहा आपने 9 से तो पूछ लिया, अब एक को छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई वो एक जो आदमी है ना, आपको उसकी भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू इन सबसे अलग हो, लेकिन हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू की भी मतलब नीड है कि भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्नॉलेज किया जाए। हो सकता है कि भाई वो उसका आर्ग्यूमेंट मतलब राइट हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप डेमोक्रेसी में आपने मेजॉरिटी की आपने सरकार बना ली तो आप बस बिल्कुल टायरेंट बन गए एक एक के ऊपर, मतलब अपना फोर्सफुली, या फिर मतलब फोर्सफुली कह लो, या फिर बस आपके पास कंसेंट आ गया तो अब बस आप कराओ रूल को, अपने पॉलिसीज़ को कराओ, एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई टायरनी ऑफ 1 पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। 1 पर्सन की तो टायरनी वैसे एक्सेप्ट नहीं होती है भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि हिटलर ने कहा भाई टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ओवर 1 पर्सन वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने कहा भाई अगर आप टायरेंट बन रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्सन के ऊपर, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है इनके लिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो गोल्डन मीन तो है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, और इनके हिसाब से डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल भी है। अब हम देखते हैं कि भाई जो CL वेपर है एक स्कॉलर, उन्होंने कहा भाई मिल जो है ना वो रिलेक्टेंट डेमोक्रेट है। अब ऐसा क्यों कहा है भाई? देखो डेमोक्रेसी को तो अभी कितना ज़्यादा फेवर कर दिया मिल ने, इतने ज़्यादा अपने जस्टिफिकेशन में उन्होंने आर्ग्यूमेंट दे दिए भाई क्यों डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, सब दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो रिलेक्टेंट है। अब रिलेक्टेंट देख लेते हैं रिलेक्टेंट क्यों है। देखो
रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी एनीवेयर। उन्होंने कहा भाई एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने वाली ये है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो कहीं भी आप नहीं कर सकते। अब आप बोलो कि भाई हम इराक में डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, मतलब जो सीरिया में डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे अभी डेमोक्रेसी के लायक लोग नहीं है केपेबल, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। कह रहे हैं भाई इंडिया है। अब किसी किसी का तो मतलब मानना ये है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं अभी भी जो मतलब लिख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इंडिया में भी मतलब इंडिया भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो मतलब है नहीं केपेबल एक तरीके से। लेकिन हम दिखाते हैं भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी करके भाई कि मतलब हैं हम, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी है, उसके बाद भी हम इतने सारे जो डेमोक्रेसी वाले फीचर्स हैं वो अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो ऐसे करके ये कह रहे हैं कि भाई वो रिलेक्टेंट डेमोक्रेट हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर जगह एक तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, एक जगह उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी तो करानी है, मतलब इतना डेमोक्रेसी के फेवर में, और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू में ये कह रहे हैं कि वो हर जगह डेमोक्रेसी को नहीं वो अप्लाई करा सकते हैं। देखो भाई फियरफुल ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू टायरनी ऑफ मेजोरिटी। वो डर रहे हैं कि भाई अगर हमने मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी बना दिया और वो टायरेंट हो गई गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ के लिए भी मतलब डर रहे हैं मिल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो कह रहे हैं कि भाई बेस्ट फॉर्म है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं सोसाइटी की, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है सेकंड बेस्ट जो है वो हम लाना चाह रहे हैं। मिल का फिर मिल ने क्या किया कि एक काम करते हैं भाई रिलेक्टेंट, चलो ठीक है CL वेपर ने बोल दिया। अब उन्होंने कहा भाई चलो रिफॉर्म करके देखते हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा भाई एक काम करो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि भाई वो मोमोक्रेसी में कन्वर्ट ना हो, अपनी मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी गवर्नमेंट बुक है, टाइटल जिसका है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला है कि वेटेड वोटिंग होगी। वेटेड वोटिंग में क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या उन्होंने कहा भाई पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। उन्होंने कहा भाई अगर पर्सन 1 के पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो वोट होगा ना, इसके पास वैल्यू होगी इसकी वोट की 2। उसने कहा भाई ये गरीब है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वोट की वैल्यू 1। उसने कहा भाई ये 3 है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी वोट की वैल्यू 3 है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये वेटेड वोटिंग है लोगों के हिसाब से, जिसे हम प्रूलर वोटिंग भी बोलते हैं। तो प्रूलर वोटिंग में क्या हो गया कि भाई राइट टू वोट इज़ जो मतलब जो वो है वो इज़ मोर देन 1, ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब आपको राइट दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो मतलब फ्लॉ है इसमें मिल के इसमें, तो उसने कहा भाई डेमोक्रेसी को जो मतलब मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेमोक्रेसी को एंड मान रहे हैं कि भाई बस डेमोक्रेसी आ गई तो यही रिज़ल्ट है, और यही सब मतलब आदमी का पूरा वो कराएगा, क्या बोलते हैं, कल्याण करेगी एक तरीके से, ठीक है ना, डेमोक्रेसी बस आ जाए। लेकिन अब जैसे अब हम देखते हैं कि भाई इंडियन लीडर्स जैसे नेहरू, गांधी, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, वो एक ज़रिया है अपने एंड को अचीव करने के लिए। अब एंड मतलब हो सकता है भाई लोगों को एक अच्छी लाइफ देना, लोगों को एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के अंदर अपना जो भी लाइफ उनकी चल रही रेजिम उनका है वो मेंटेन करके रखना, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, चाहे वो सिविल मतलब सिविक स्फेयर में हो, चाहे पर्सनल स्फेयर में हो। तो एक डेमोक्रेसी के थ्रू आदमी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से अपनी लाइफ को जिएगा, और जो भी सालों तक जो आदमी की लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगी। मतलब इकोनॉमिक स्फेयर में भी काम अच्छी तरह हो रहा है, जो भी इससे इंटीग्रेटेड लोग हैं वो सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं। रिलीजियस स्फेयर में भी मतलब लोग जो हैं वो अच्छी तरह अपना रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक ज़रिया है एक एंड को अचीव करने के लिए, और मिल के रिस्पेक्ट में क्या है कि भाई वो एंड है, आपको कैसे अचीव करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डेमोक्रेसी को अचीव कराना है, ठीक है। तो वो मिल के लिए मतलब एक बिगेस्ट फ्लॉ माना जाता है। अब इंडियन लीडर जैसे नेहरू है, तो नेहरू का कहना है कि भाई डेमोक्रेसी, अगर लोग डेमोक्रेसी को नहीं समझ पा रहे हैं या डेमोक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हम डेमोक्रेसी को ना, मतलब डेमोक्रेसी अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन्होंने कहा भाई हम एक काम करते हैं डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि भाई मिल की थ्योरी जो है वो हाफ बेक्ड केक की तरह है, ठीक है। तो गाइज़ ये एक छोटा सा रिवीजन था, मतलब छोटा क्या, थोड़ा सा खिंच गया लंबा, लेकिन आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो गाइज़ आपको ये लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं आप चाहते हैं कि भाई ये लेक्चर और भी लोग देखें, तो प्लीज़ गाइज़ इस चीज़ को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइज़ फिर ये
लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।